नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 10 जून 2026 और यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। आज आपका अंतिम दिन, अंतिम शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। यानी आज 10 जून का जो एग्ज़ाम हुआ है उस क्वेश्चंस को पूरे सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। जो लोग आज पेपर देकर आए हैं साथियों, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है जो आपने आंसर किया है सेंटर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आपको बता दें, मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक क्या सेफ स्कोर रह सकता है अनुमानित कट ऑफ का वीडियो भी मैंने बनाया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल के अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस आज के सेकंड शिफ्ट के। तो साथियों, हिंदी से शुरू करते हैं, फिर जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। और हिंदी में देख रहे हो आप, सबसे पहले तो आपको गद्यांश पूछा जाता है जहां पर 1 से 3 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। गद्यांश पढ़ के आपको आंसर करना है। तो ये इजी था, आई होप आप सभी ने बिल्कुल कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो परछाई का पर्यायवाची है। तो इनमें से परछाई शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, बेसिकली यही आपको बताना था। और देखिए, परछाई का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, साया होता है। तो यहाँ साया ऑप्शन नंबर ए में था, यही आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए, परछाई के अन्य पर्यायवाची शब्द में साया होता है, साया के अलावा छाया होता है, इसके अलावा प्रतिच्छाया छाया होता है। साया तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 था, जो केवल अपने आप पर ही ध्यान केंद्रित करता है। इस वाक्य के लिए उचित शब्द बताइए। तो जो केवल अपने आप पर ही ध्यान केंद्रित रखता है, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपका होगा आत्म केंद्रित। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आत्म केंद्रित अगर आपने आंसर किया था तो बिल्कुल करेक्ट है। छठवां नंबर क्वेश्चन ये था कि यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है। तो भाई, यह जो वाक्य है इसमें सर्वनाम के संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर संबंधवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन ये था कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं। तो देखो, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं वो कारक कहलाते हैं। भाई, क्रिया नहीं, कारक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, देखिए अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे कर्ता होता है, कर्म, करण आदि होते हैं, याद रखना है आपको। 8वां नंबर क्वेश्चन था, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए ये ऑप्शन नंबर बी में जो चिन्ह आपको दिख रहा है इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको लाघव चिन्ह कहते हैं, याद रखना, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, ऐसे बिंदु दे देते हैं इसके बाद, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल था बावजूद। देखिए, बावजूद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यानी ये जो शब्द है बावजूद, इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो करेक्ट आंसर होता बा उपसर्ग का। तो ऑप्शन नंबर बी बा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कूटज किसके द्वारा लिखी गई है। तो भाई, कूटज के रचनाकार कौन थे। तो कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता। कूटज किसके द्वारा लिखी गई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। देखिए, कूटज जो है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध ललित निबंध है साथियों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन ये था साथियों कि पथभ्रष्ट शब्द में उपयुक्त समास को चिन्हित कीजिए। तो पथभ्रष्ट शब्द जो है इसमें उपयुक्त समास कौन सा था। तो तत्पुरुष समास है इसमें, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपसे पूछा गया है, देखिए व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था, उसको जरूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देखिए, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो व्यर्थ में ई जोड़ आ की, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 था, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 ये था कि 1978 में
कितनी नावों में कितनी बार शीर्षक कविता संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला? तो भाई 1978 में कितनी नावों में कितनी बार शीर्षक कविता संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वोच्च पुरस्कार किसको दिया गया था? करेक्ट होगा अज्ञेय साहब को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखना। इनका पूरा नाम जो है ना साथियों, अज्ञेय का पूरा नाम अगर याद पूछे कभी तो याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। ठीक है। महादेवी वर्मा की बात करें तो इनको 1982 में जो है ना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। देखिए एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भाई यहाँ पर ज़्यादा भी विशेषण है, चतुर भी है, मेहनती भी है, तरंग जो है विशेषण नहीं है, तो तरंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। अगला सवाल एक था बड़ा ही सिंपल, गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि की अगर बात करें तो गीतांजलि साथियों रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होता रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आग का बहुवचन क्या होता है भाई? देखिए आग का बहुवचन जो है आग, इनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता है। तो देखिए आग की अगर बात करें तो आग, पानी, दूध जैसी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, इनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता, इसीलिए इसका आंसर आपका आग ही होता। अगर आग ही आपने आंसर किया है तो करेक्ट है। 17वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से बीजक किसके द्वारा लिखी गई है? सिंपल क्वेश्चन था, बीजक के लेखक कौन थे? तो कबीरदास थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 18वां था, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? तो देखिए जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए उचित शब्द होता है साथियों मुमुक्षु। मुमुक्षु अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखिए विशेषण भव्य में भी है, सर्व में भी है, श्रैव में भी है, गर्भ में विशेषण नहीं है, तो गर्भ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 20 था, हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो हथेली पर सरसों जमाना ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है असंभव काम कर दिखाना। तो असंभव काम कर दिखाना ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होता। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 था, निम्नलिखित में से लिहाफ यानी द क्विल्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिहाफ या द क्विल्ट ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। भाई देखो एक सेकंड, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। हाँ शिव कुमार का भी कहा जाता है, चिदम्बरा के लिए इनको। तो यहाँ पर देखो एक सेकंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखने दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था आपका इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई अगर आपने आंसर किया था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय छतरी शब्द में उपयोग हुआ है? तो छतरी शब्द में उपयोग होने वाला जो प्रत्यय है वो कौन सा है? तो देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता ई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 था कि तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग उपयुक्त है? तो तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, इसमें किस चिन्ह का जो है प्रयोग उपयुक्त है? तो पूर्ण विराम चिन्ह का। पूर्ण विराम ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 24 था कि अवगुंठन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अवगुंठन ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है साथियों, याद रखना अवगुंठन, ठीक है। अवगुंठन पूछा था ना, अवगुंठन। देखिए ये जो अवगुंठन शब्द है इसका अर्थ साथियों पर्दा होता है या फिर घूंघट होता है, तो घूंघट ऑप्शन में दे रखा था तो घूंघट आपको चुनना था। 25वां नंबर क्वेश्चन था, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायकर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता साथियों कर्तव्यवाच्य, यानी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से हिम तरंगिनी किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन रिपीटेड है और पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन है। हिम तरंगिनी के लेखक साथियों माखनलाल चतुर्वेदी थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 27 था दंग रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आश्चर्य में पड़ जाना किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 28 था पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये जो शब्द है पुस्तकालय ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 29 था
उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? तो उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में जो अवयव है वह साथियों भर, भर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता। ठीक है। निम्नलिखित में से अर्धनारीश्वर के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए करेक्ट होता विष्णु प्रभाकर जी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था साथियों, विष्णु प्रभाकर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 था कि जहां एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया निर्भर हो, इसका बोध कराने वाले काल को क्या कहते हैं? तो जहां एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया निर्भर हो, इसका बोध कराने वाले काल को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता हेतु, हेतु हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 32 था हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो देखो हिंदी में 2 वचन होते हैं साथियों। ठीक है, एक वचन जैसे कि लड़का और एक बहुवचन जैसे कि लड़के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 था हक्का बक्का रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हक्का बक्का रह जाना इसका अर्थ होता है हैरान रह जाना। ऑप्शन नंबर सी। 34वां नंबर क्वेश्चन था घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? तो देखिए घृणा शब्द का विलोम शब्द प्रेम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता प्रेम। अगला सवाल 35वां नंबर, जो कानून के विरुद्ध हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो कानून के विरुद्ध हो, इसके लिए एक शब्द अवैध होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता अवैध। क्वेश्चन नंबर 36 अकेले चना भारी, देखिए अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है कि अकेले व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37वां था देखिए किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों स्वर्ण जयंती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता स्वर्ण जयंती। ठीक है। 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती और 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती। अब जो है ना यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट है। देखो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस निकाय का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है? तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 76 था कि फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फीफा की स्थापना जो है ना ये 1904 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता 1904। अगला सवाल था प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका था। देखो करेक्ट आंसर होता पाणिनि। पाणिनि अगर आपने आंसर किया है साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 78 दिस इज नॉट योर स्टोरी, जो सपनों, प्रेम और आत्मखोज पर आधारित एक उपन्यास है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो भाई करेक्ट होता सावी शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता सावी शर्मा। 79 नंबर क्वेश्चन था कि भारत में अपराध जांच के संदर्भ में NCIB के संक्षिप्त नाम से किस संगठन को संदर्भित किया जाता है? तो NCIB के नाम से राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो को जो है संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 80 था उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में वर्तमान में प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए कितनी तहसीलें हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता 3 तहसीलें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था 3। क्वेश्चन नंबर 81 था भारत का विकसित भारत दृष्टिकोण किस वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है? तो 2047 करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। बड़े ही सिंपल टाइप के ये क्वेश्चंस थे जो आज पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। अगला सवाल था RLV-TD का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाता है? देखिए राइट आंसर होता हाइपरसोनिक उड़ान का। ऑप्शन नंबर डी हाइपरसोनिक उड़ान अगर आपने आंसर किया है तो करेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन था सिंधु नदी कहाँ विसर्जित होती है? सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, करेक्ट आंसर होता अरब सागर में गिरती है भाई। देखिए सवाल था ब्लू नाइल नदी किस झील से निकलती है? तो ये जो ब्लू नाइल नदी है ये टाना झील से निकलती है, टाना झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता टाना झील, याद रखना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 85 था कि भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? कितनी बार मैंने पढ़ा है साथियों कि रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को, जो कि उड़ीसा के हैं, तो सुदर्शन पटनायक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है?
तो इनमें से देखो कौन सा एक आयनिक यौगिक है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनिक यौगिक का उदाहरण है। 87 नंबर क्वेश्चन था, सदाबहार क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो भाई सदाबहार क्रांति की अवधारणा जो है ना ये MS स्वामीनाथन जी के द्वारा की गई थी, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। 88 नंबर क्वेश्चन था, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? देखिए थायराइड ग्रंथि जो है ना ये याद रखना, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता, गर्दन के अग्रभाग में गर्दन के अग्रभाग में। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन था, संगीत नाटक एकेडमी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो भाई करेक्ट होता 1953 में, ऑप्शन नंबर सी 1953 आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन नंबर 90 था, देखिए अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता महात्मा गांधी। अगला सवाल था, निम्नलिखित पद्म विभूषण 2026 के विजेताओं में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता KT थॉमस को, KT थॉमस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था साथियों, देखिए यूटेलसेट क्वांटम जो दुनिया का पहला पूरी तरह से लचीला और सॉफ्टवेयर परिभाषित वाणिज्यिक उपग्रह है, उसे किस अंतरिक्ष एजेंसी की साझेदारी से विकसित किया गया था? करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की साझेदारी से। बड़ा ही सिंपल सवाल था कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर आपका 1764 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 94 था, निम्नलिखित में से कौन सा एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार का प्राथमिक उद्देश्य या फोकस है? तो देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में नवाचार के क्षेत्र में। 95 नंबर क्वेश्चन था, प्रसेनजीत के समय में कौशल वैवाहिक संबंधों के माध्यम से किस अन्य राज्य से ये जुड़ा था? तो भाई करेक्ट आंसर होता मगध से, मगध करेक्ट आंसर होता साथियों ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार देता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 11 हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर क्वेश्चन था, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछा था, जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था, मेटरहॉर्न किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो मेटरहॉर्न की बात करें तो ये साथियों देखिए पेनाइन अल्पास यानी ऑप्शन नंबर बी पेनाइन अल्पास पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में GST के तहत सोशल मीडिया प्रमोशन सहित विज्ञापन सेवाओं के लिए कौन सा SAC यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड उपयोग किया जाता है? तो भाई देखो काफ़ी अच्छा ये सवाल था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता, 998361 कोड का याद रखना। आगे देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन ये था कि लामितीय 2026 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सेनाभ्यास है? तो भाई लामितीय जो है ये भारत और सेशेल्स के बीच एक संयुक्त सेनाभ्यास है, तो सेशेल्स आपका करेक्ट आंसर होता। अगला सवाल है, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ना वो किस वर्ष में हुई थी? तो 1970 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता 1970 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 102, श्री गिरिराज सिंह और श्री पवित्रा मार्गेरिटा ने नई दिल्ली में विश्व कपास दिवस 2025 समारोह में किस तारीख को भाग लिया था? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर होता 7 अक्टूबर को। अगला सवाल था, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो अपने बाघ अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होता। 104वां नंबर क्वेश्चन था कि कौन सी पहल उत्तर प्रदेश के 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ बदलने का लक्ष्य रखती है भाई? तो देखो करेक्ट होता प्रोजेक्ट अलंकार। कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, प्रोजेक्ट अलंकार करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 105 था, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, राज्यपालों और न्यायाधीशों आदि के वेतन किस अनुसूची में उल्लेखित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा दूसरी अनुसूची में, सेकंड करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी दूसरी अनुसूची। 106वां नंबर क्वेश्चन था, किस संगठन को गवर्नेंस नाउ का 12वां PSU राष्ट्रीय पुरस्कार नवाचार में उत्कृष्टता श्रेणी में प्राप्त हुआ? तो करेक्ट होता KSRCT, देखिए KSRTC
टीसी आपका करेक्ट आंसर होता, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल था पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 4 ऑप्शन में गुजरात एक ऑप्शन था, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होता। अगला सवाल था INSV कौंडिन्य ने अपनी पहली विदेशी यात्रा किस देश में पूरी की? तो भाई देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन के लिए ओमान के लिए, ओमान ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने प्रिजन डायरी लिखी जो भारत में आपातकाल के दौर पर आधारित एक रचना है? करेक्ट आंसर होता जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था साथियों, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई भारत की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन यानी PLI योजना को कितने रणनीतिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर होता 14 क्षेत्रों को शामिल करने के लिए। 111वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस देश का राजधानी शहर रोम है? तो भाई इटली का, सिंपल क्वेश्चन था, इटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। 112वां नंबर क्वेश्चन था कि वाणिज्य में FIEO का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर 10 जून 2026 के यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना और आप कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने आपके मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है। और मैंने सेफ स्कोर वाला एक वीडियो बनाया था, आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, कट ऑफ वाला मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।